बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मैं एहसान नाज प्रोग्राम सियासत बखैर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। पाकिस्तान में इस वक्त जो हालात हैं वो यही हैं कि तमाम सियासतदानों को मिलकर बैठकर सारे निज़ाम को बेहतर करना चाहिए, क्योंकि जब तक सारे सियासतदान एक टेबल पर नहीं बैठते उस वक्त पाकिस्तान के मसाइल हल नहीं हो सकते। आज हमारे इस प्रोग्राम में पाकिस्तान के माए नाज साफ़ी और हमारे उस्ताद जनाब मुजीब रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद है। शामी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जनाब, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। शामी साहब, पाकिस्तान के ये सियासी जो हालात हैं इसको आप किस निगाह से देख रहे हैं और किस तरह ये बेहतर हो सकते हैं? पाकिस्तान के सियासी हालात जो हैं उनमें एक कशमकश और मुहाज़राई जारी है सियासी जमातों के दरमियान, और बाकी तो पार्लियामेंट अपना काम कर रही है, हुकूमतें काम कर रही हैं, अदलिया काम कर रही है, तो इस लिहाज से तो नॉर्मल है। लेकिन जो सियासी जमातों के दरमियान कशमकश है उसके हवाले से उन्हें आप एबनॉर्मल भी कह सकते हैं और गैर मामूली कह सकते हैं। और इमरान खान साहब जेल में हैं, उन पर मुकदमे चल रहे हैं और उनको सजाएं भी हो रही हैं और वो फाइट भी कर रहे हैं। उनकी सबसे बड़ी जमात है उनकी अपोजिशन में, अब लीडर ऑफ द अपोजिशन उनका है, केपीके में हुकूमत उनकी है। तो इसलिए अब ये बात है कि अगर सियासी जमातें आपस में मिल बैठें तो टेम्परेचर कम हो सकता है और मामलात आगे बढ़ सकते हैं। शामी साहब, अगर ये कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस टाइप की हो जाए जिसमें अदलिया भी बैठे, अफवाज पाकिस्तान भी बैठे, तो इससे मसाइल हल नहीं होंगे और इसमें इनिशिएटिव अगर अपने मियां नवाज शरीफ साहब ले लें? देखिए, अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट तो किसी ऐसी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे और उनका रोल जो है वो रियासत के मुलाजमीन का है। ठीक, अदलिया हो या एस्टेब्लिशमेंट हो, राइट, वो रियासत के कारकुन हैं, मुलाजिम हैं। ठीक, रियासत के जो मालिक हैं वो अवाम है और अवाम की नुमाइंदगी जो है वो पार्लियामेंट में होती है। तो पार्लियामेंट में जो लोग मौजूद हैं उनको चाहिए कि वो आपस में बैठें और मामलात को तय करें। वो कारकुनों के साथ क्यों बैठना चाहते हैं और उनके मामलात क्यों करना चाहते हैं? अपनी हक मलकियत का दिफा करें, उसकी हिफाजत करें, उसका इजहार करें, उसको इस्तेमाल करें और मुल्क के मामलात जो हैं उनको दुरुस्त करने की कोशिश करें। ये शामी साहब, जिस तरह के अब मियां नवाज शरीफ साहब ने जो तकरीर की है उसमें अपनी पूरी उन्होंने सारी कहानी बताई, मेरे साथ ये ज्यादती हुई, ये ज्यादती हुई, तो और जो उनके साथ ये मुक्तदरा नहीं है दूसरे अदारों ने जो बनाए कि उसका कतई तौर पे और जिक्र नहीं किया। और इस वक्त भी उनके भाई वज़ीर आज़म है, उनकी बेटी वज़ीर आला पंजाब है। तो इस सिलसिले में आप ये बताएंगे कि उनकी तकरीर जो थी वो सारी वो पिछला ही सारा कुछ था, उसमें कोई नई चीज़ ना होने की वजह क्या है? देखें, माजी में जो कुछ हो चुका है वो हम सबके सामने है। उनके साथ ज्यादती तो हुई है, उनकी हुकूमत का जिस तरह खात्मा हुआ, उन पर जिस तरह मुकदमा चलाया गया, उनको नाअहल किया गया और फिर उसके बाद इंतखाबात में जो कुछ हुआ, मगर ये सब माजी का मामला है। मियां साहब को चाहिए कि अब वो आगे बढ़े, सही बात, और माजी को सामने रखते हुए उससे सबक हासिल करते हुए और ऐसा लाहे अमल बनाए कि माजी को दोहराया ना जा सके। तो अगर सिर्फ हम माजी का जिक्र करते रहेंगे तो उसको दोहराने से रोक नहीं सकेंगे। तो जरूरत इसका तकाजा है। तब तो इमरान खान को भी शिकायत हैं आज, और वो भी अपनी 2024 के हवाले से और फिर जब उनके खिलाफ तहरीक में एतमाद हुई उसके हवाले से अपनी शिकायत बयान करते रहते हैं और दुहाई देते रहते हैं। तो अब ये शिकायत के दोहराने से तो मामला आगे नहीं बढ़ेगा ना, उससे सबक हासिल करना चाहिए। अब मुस्लिम लीग नून को भी और पीटीआई को भी ये अहद करना चाहिए कि वो किसी ऐसी एक्टिविटी में शरीक नहीं होंगे और किसी गैर आईनी काम में शरीक नहीं होंगे
और मुनसफाना इंतखाबात जो हैं उनके लिए कोशिश करेंगे, इनेकाद जो है उसे यकीनी बनाएंगे ताकि लोग जो हैं जिसको चाहें उसकी हुकूमत कायम हो जाए। और ये मामला जो हैं वो अपने हाथ में लेकर, तो सबक तो ये होना चाहिए ना। अब शामी साहब, जिस तरह के मजीद निज़ाम साहब किरदार अदा किया करते थे, अब हमारे आप बड़े हैं, आपको ऐसा किरदार अदा नहीं कर सकते इनको करीब लाने का? क्योंकि आप अपने शरीफों के भी करीब हैं, जरदारी साहब के भी करीब हैं और इमरान खान के भी करीब हैं आप। देखिए जी, हम तो सबके न्याजमंद हैं, खैर खा हैं और उनकी खिदमत में गुजारिश करते रहते हैं। और बाकायदा सोहेल बराज साहब और मैं तो उनकी खिदमत में पेश भी होते रहे, खान साहब की। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि हमारे ये बस में नहीं है। अब तो जो देखिए जो तहरीक आइन तहफ़्फ़ुज़ आइन बनाई गई है, जिसमें महमूद खान अचकज़ई शामिल हैं और फिर मौलाना फजलुर रहमान हैं, जिनसे खान साहब के ताल्लुकात बेहतर हो चुके हैं। और नहीं, जिस तरह आप जिस तरह माजी में मिलते रहे ना इमरान खान साहब से भी, हाफिज नईमुर रहमान साहब हैं, हाँ, तो उनको चाहिए कि वो लोग कोशिश करें और ऐसा कोई लायामल बनाएं कि खान साहब को भी आमादा किया जा सके और नवाज शरीफ साहब को भी और जरदारी साहब को भी आमादा किया जा सके और मामलात को दुरुस्त किया जाए। नहीं शामी साहब, वो तो अपनी जगह बात रही है सियासतदानों की। मैंने जो गुजारिश आपसे की है ना, क्योंकि आप ये रोल बड़ा अच्छा अहम अदा कर सकते हैं, आप भी अडाला जेल में जाके इमरान खान साहब से मिलते हैं, इनसे ही मिलें और एक जगह बैठा दें इनको। अडाला जेल में हम अपनी मर्जी से नहीं जा सकते, जब तक हुकूमत इजाजत नहीं देगी या खान साहब हमें मिलने पर आमादा नहीं होंगे, उस वक्त तक मुलाकात हम कैसे कर सकते हैं हमसे? नहीं, ये अब आपकी बात बचा है, लेकिन जब एक इरादा होगा तो मिल लेंगे आप। हाँ, अभी सोहेल बड़ाई साहब मुझसे जिक्र कर रहे थे कि कोशिश करें हम उनसे मिलने की, तो कोशिश करेंगे यकीनन उनसे मिलने की। और हमारी तो ख्वाहिश ये है वो जल्द अज जल्द रहा हों, बाहर आएँ और आज़ादाना अपना किरदार अदा करें। लेकिन किरदार जो है वो तो सियासत को आगे बढ़ाने का होना चाहिए, मुमलकत के मसाइल हल करने का होना चाहिए, और यही हमारी उम्मीद हो सकती है। तो आपकी ख्वाहिश तो बड़ी नेक है, लेकिन आरजुओं से फिरक करती हैं तकदीरें कहीं। नहीं, अभी रिसेंटली जो आपकी मुलाकात हुई है मियां नवाज शरीफ साहब से, तो उन्होंने कोई इस बारे में आपसे बात की है या आपने उनसे की है? नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब तो मेरा ख्याल है उनका कोई मसला नहीं है। वो तो जब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे 2018 के इंतखाबात के बाद, बल्कि 2013 के इंतखाबात के बाद, तो उसको तो और इमरान खान साहब ने पीटीआई की गवर्नमेंट बनाई थी केपीके में। उस वक्त वो चौधरी निसार अली को साथ लेकर इमरान खान से मिलने गए थे और उनको यकीन दिलाया था कि अपोजिशन लीडर के तौर पे उनका एहतराम करेंगे और उनके साथ मिलकर चलेंगे। तो नवाज शरीफ साहब को तो आज भी कायल किया जा सकता है, लेकिन इमरान खान साहब की तरफ से कोई ऐसा इशारा आए तो तभी बात आगे बढ़ेगी ना। नहीं, मेरी गुजारिश ये है ना कि देखो ना, आप तो कॉमन जगह पे है ना, आप तो उन्हें भी समझा सकते हैं, उन्हें भी समझा सकते हैं और उनको डर भी दिला सकते हैं। अगर आप इकट्ठे नहीं होते तो ये जो आप पे हर वक्त हुकूमतें बदलती हैं और जो तरीक़ाकार इख्तियार होता है, कभी कोई इलेक्शन में किसी की मुदाखलत, कभी ये खारी ख़त्म करने के लिए सब इकट्ठे हो जाए, सारे मामला बेहतर हो जाएंगे। ये आप वह शख्सियत है या सोहेल बड़ाई साहब है जो समझा सकते हैं? हमने तो कोशिश की है और मज़ीद भी करेंगे, लेकिन दुआ करें अल्लाह ताला उसमें कामयाबी अता करे। लेकिन जो हमारे, मैं समझता हूँ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन जो है उसके जो रहनुमा हैं वो भी इस हवाले से मुअस्सर किरदार अदा कर सकते हैं और उनको करना चाहिए और एक पुल बनना चाहिए। अच्छा, इस तरह जैसे कि अब साबिक़ सदर अलवी साहब भी बड़े एक्टिव हो गए हैं और वो बड़ा एक दरमियाना रास्ता भी रखते हैं, ये कोई ऐसा ठंडी हवा का झोंका निकला तो नहीं, ये कोई दरवाज़ा खुला तो नहीं है आपकी निगाह में? देखिए, सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं, जब सदर थे तो उस वक्त बेचारे कुछ नहीं कर सके, उनकी बात नहीं सुनी गई, तो अब कौन सुनेगा? बुनियादी बात तो ये, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं और समझदार आदमी हैं और एक अपना रिकॉर्ड रखते हैं माजी का, एक बड़े अच्छे सियासी कारकुन हैं और उन्होंने बड़ा एक पीटीआई के अंदर बड़ा मुअस्सर किरदार अदा किया है। तो अब भी वो किरदार कुछ ना कुछ तो अदा कर सकेंगे, लेकिन बुनियादी बात यह है कि खान साहब इसके लिए आमादा हो जाएं। जब तक वो आमादा नहीं होंगे
उस वक्त तक ताली नहीं बजेगी। ताली दो हाथों से बजती है, एक से नहीं बजती। क्योंकि इमरान खान साहब को मादा जो करना है ना, वो यकीन जाने आप और सोहेल बड़ाई साहब भी कर सकते। ये मेरा अपने एक मन की बात है, ये अंदर की बात है मेरी। हाँ, ये ठीक है आपकी बात। ये हमें हम आपकी आरज़ू में बराबर के शरीक हैं और इंशाल्लाह जरूर कोशिश करेंगे। शामी साहब बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा हमें वक्त दिया और मेरे जो सुनने वाले देखने वाले उनको आपकी राह देख के बड़ी खुशी होगी। थैंक यू अगेन। हाफिज नईमुर रहमान साहब से भी राब्ता करें, ठीक है, भी इस काम पर लगाएं। राइट राइट, थैंक यू। नईमुर रहमान साहब जो हैं वो भी मिले जाके इमरान खान साहब से और मामलात को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू जी। बना साहब आप ये बताया, अभी शामी साहब की आपने सारी गुफ्तगू सुनी, क्या ये सारी जब तक सियासी जमातें इकट्ठी नहीं होती तो ये मसाइल हल होंगे? पहले भी मैंने कहा कि ये जब तक टेबल टॉक नहीं होगी तब तक अच्छा सलूशन नहीं निकलेगा। चाहे हम अपोजिशन में भी बैठे हैं, लेकिन हमारा वीएन सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को बेहतर करना है और पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देना है। हम बैठ के आवाज़ ज़रूर उठाते रहेंगे जब तक हमारा मैंडेट जब तक हमें नहीं मिलता, उसके लिए भी और आवाम के डिलीवरी के लिए भी ज़रूर हम आवाज़ उठाते रहेंगे। नहीं देखिए, अब देखो जैसे कि पीटीआई है जी, इस वक्त में मैं देख रहा हूँ बड़ी घुटन है जी, ना लोग अच्छी तरह जा सकते हैं, ना आ सकते हैं, ना पार्टी इजलास होते हैं, ये सारे मामलात होते हैं। इसके बावजूद इस माहौल में कैसे ये इकट्ठे बैठ सकते हैं? ये कैसे हम आवाम में भी आवाज़ उठा रहे हैं। हमने जहाँ जहाँ हमारे एमपीए एमएनए बैठे हैं वो अपनी जमात के लिए आवाज़ उठाते हैं और आवाज़ सुनी जाती है, क्योंकि सुनने वाले बहरे गूंगे बोले हैं, उनके ऊपर से जूं भी नहीं रेंगती, क्योंकि जब तक उनको आवाज की समझ नहीं आएगी तब तक हमारा तो फैसला जब तक सुना नहीं जाएगा तब तक तो ना वो डिलीवर कर सकते हैं ना हम कर सकते हैं। जो काम किए हैं जी, उनमें को आपको हमें कुछ नजर आएगा तो बात करें ना हम। नहीं, आप मोटरसाइकिलें दी खवातीन को, आप लैपटॉप दे रही हैं, अब ये गंदम उन्होंने नहीं खरीदी, उन्होंने कहा मैं रास्ता बंद कर दिया करप्शन का। हाँ, तो इससे पहले इसके चचा, इसके पापा और सारी हुकूमतें ये गंदम खरीद, ये गंदम में पहले भी इन्होंने पैसे कमाए, अभी भी इन्होंने बाहर से गंदम मंगवा ली। अपने पाकिस्तानी गंदम किसान जो है वो रुल रहे हैं और इन्होंने भी मंगवाई, तो वो पिछली भी जो निगरान हुकूमत उन्होंने मंगवाई है। नहीं तो वो कहाँ से थी? वो भी तो इन्हीं में से थी ना, निगरान। ये आपके कहने की बात है। मुझे कहा जा रहा है एक वक्फे के हम मोहतरमा ज़ेबा नाज साहबा से बातचीत कर रहे थे, वो तरीके इंसाफ में जो परेशानियां आ रही हैं उस बारे में बात कर रही थी। तो मैं मज़ीद अब उनसे ये पूछता हूँ कि ये जो आप बार बार लोग कहते सड़कों पे आओ, सड़कों पे आओ, लोगों ने आपको एक 18 फरवरी को अच्छा भला मैंडेट दे दिया, अब उन लोगों में ये सख्त नहीं है कि बार बार सड़कों पे आए, बार बार बेरोजगारी करें। आप ये कह के लोगों को क्यों परेशान करती हैं? एहसान साहब, हम लोगों को परेशान नहीं करते, हम तो सिर्फ जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है, जो हमारे एमपीए एमएनए जीते हैं, वो जिन्होंने वोट दिए हैं, जिन्होंने इलेक्शन जीता है, वो कहाँ जाए, उनको कौन सा रास्ता हम दिखाएं? ना तो वो असेंबलियों में बैठ सके, ना उनको मैंडेट दिया गया, ना उनको कोई दिलासा दिया गया कि भाई आप जीत चुके हैं, आपको हम आवाम में लेके जाएंगे। जी, ये तो ज्यादती है ना, ये तो जरा ज्यादती है कि आप वो कहते हैं गर्दन भी दबाते हैं और कहते हैं आपके आप आंखें भी ना निकालें। अब ये आलम हर जगह तो नहीं सेव किया जा सकता। अब नून लीगियों का, पीपल्स पार्टी वालों का ये शेवा रहा है कि वो सारी उम्र उन्होंने 5 साल तेरे और 5 साल मेरे कह के तो हुकूमत चलाते रहे, पाकिस्तान को लूटते रहे। अब पाकिस्तान में रहा कुछ नहीं है। अभी ये कहा जा रहा है जी IMF से इन्होंने कह के लेटर लिख दिया तो उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए। हालांकि IMF ने जो इनसे मुज़ाकरात किए, इन्होंने महंगाई भी करवा दी और इन्होंने उनकी हर शर्तें मान के उनके ऊपर अमल दरामद भी शुरू किया। तो जो IMF से पैसे आते हैं वो तो ये खुद लूट के ले जाते हैं, पिस तो जाता है गरीब आवाम, और गरीब आवाम पैसे ये खुद ले जाते हैं और निकालते हैं आवाम से। मुझे तो आज तक यही नहीं समझ आई कि ये कहाँ का असूल है कि पैसे आप लेते हैं तो गरीब आवाम पे ऊपर। मुझे बता दें, एक बिजली के बिल पे 15,000 11,000 रुपया बिल टैक्स है। मुझे बताए ये कहां से कौन सा आदमी देगा? जो गरीब आदमी रोज कमाता है महीने की 40-50 हजार रुपया या 30,000 रुपया। आप ये कहते हैं जिस तरह आजाद बड़ा टैक्स, सुने, जिस तरह आजाद कश्मीर के लोगों ने
वहाँ पे फी यूनिट 3 रुपए बिजली का जी। बिल और 2000 रुपया टकर मन काटा। बिल्कुल। आप भी ये चाहते हैं कि आप बिल्कुल, इधर भी सड़कों में निकलेंगे तो ये होगा? जी बिल्कुल इसी तरह होगा, वरना रिलीफ नहीं मिल सकता आवाम को, क्योंकि ये वो हुक्मरान है सिर्फ ये लूटना जानते हैं, डिलीवर करना नहीं जानते, आवाम को आसानियां नहीं दे सकते। हाँ, इसीलिए पाकिस्तान की आवाम भी जो है वो अब पिस चुकी है महंगाई में, और ये इनके लूट मार से इनके खजाने तो भरते जा रहे हैं, इनकी प्रॉपर्टियां तो भरती जा रही हैं, आगे पूरी खानदान जो है एक ही फैमिली का। अब देखे यूसुफ रजा गिलानी साहब जो बने हैं, उनके तीनों बेटे भी हुक्मरान बन गए हैं। आप देखे ये इनको कोई और काबिल बंदा नहीं नजर आता। एक ही तो लोग बार बार वोट देते हैं उन्हें, भाई वोट ना दे लोग। ये वोटों वाली सियासत रह ही नहीं गई इंसान साहब, ये लोटों की सियासत रह गई है, ये वोटों की सियासत नहीं रह गई। अब ये वो कहते थे पहले वोट को इज्जत दो, अब वोट को नोट दो, ये वोट को नोट दो वाली सियासत चला रहे हैं। और गरीब आदमी की जरूरत है। आपकी पार्टी में जो इंतशार है, लीडर एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, कोई उसकी टांग खींचता है, कोई उसकी खींचता है। अभी जैसे कि ये मरवत साहब के साथ हुआ है, तो ये सारे मामला आप जो पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात हैं उसको कम नहीं कर सकते? एहसान साहब, ये हर पार्टी में अच्छे बुरे लोग होते हैं, आप किन किन को निकालेंगे और किन किन को साथ रखेंगे, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। ये नून लीगियों में इख्तलाफात नहीं है, इनकी घर में इख्तलाफात नहीं है, लेकिन हुकूमतें चल रही हैं ना। पीपल्स पार्टी में नहीं है, सब में होती हैं। इस तरह पीटीआई में भी इख्तलाफात हैं, पीटीआई के भी लोग एक दूसरे के नजरिए के साथ नहीं चल सकते, लेकिन पार्टी को तो चलाना है। पार्टी के बानी इमरान खान साहब ने सबको साथ लेके चलना है। अगर हम इसी तरह अच्छे और बुरों की पहचान करके छांटियां करते रहेंगे तो फिर पार्टियां नहीं चलती। ये सब साथ चलते हैं तो तभी निजाम चलता है। आप अच्छों को रख ले और बुरों को निकाल दे, बुरों को भी साथ लेके चलना पड़ता है, क्योंकि पार्टियों में बोलने वाला बंदा, ज्यादा बात करने वाला बंदा, एक दूसरे के, आप देखें बहुत सारी पार्टियों में गाली गलौज की सियासत की जाती है, हमारे में तो नहीं की जाती। हमने तो सीखा है कि पार्टी को किस तरीके से चलाना चाहिए। हमारी मुनज़्ज़म पार्टी है, ये वो पार्टी है जो डिलीवर करती है, जो शौर देती है, जो उनको विजन देती है बिजनेस करने का। देखे दूसरे मुल्कों से हमारे दौर में बाहर से बिजनेस करने के लिए पाकिस्तान में लोग आते थे, इन्वेस्टमेंट करते थे, और यहाँ तरक्की के लिए बहुत सारे रास्ते खुल रहे थे। लेकिन पता नहीं कौन से लोग ऐसे हैं जिनको पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली बर्दाश्त नहीं होती, वो आके चाहते हैं कि ये सारे ठप करें और हम अपने बिजनेस को चार चांद लगाने के लिए चल पड़ते हैं। लेकिन पीटीआई का एक ही मौकफ है, वो सिर्फ अवाम के लिए स्ट्रगल करती है, अवाम को तरक्की याफ्ता पाकिस्तान को बनाना चाहती है और अवाम को खुशहाल देखना। क्या हाल है आप, कैसे हैं? ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत शुक्रिया। एक तो ये ईरान में आज बहुत बड़ा सानिया हो गया है, ठीक है, और दूसरा हमारे ये जो बच्चे किर्गिस्तान में पढ़ने के लिए गए थे उन पर वहाँ के लोगों ने बहुत जुल्म किया है, लंदन में बैठे हुए लोग, और आप कैसे देख रहे हैं इसको? जी, बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम ये इब्राहिम रईसी साहब और उनके साथ जो लोग अल्लाह को प्यारे हुए, अल्लाह करीम उनके दर्जात बुलंद फरमाए। और हमारी ताज़ियत है ईरान के अवाम के साथ भी और उनके अहले खाना के साथ भी। इस पर कोई दो राय नहीं है कि वो आखिरी दौरा अपना जो पाकिस्तान का करके गए वो बड़ा ही पुरजोश था और बड़ी तवक्कुआत वाबस्ता थी कि उसके नतीजे में हालात में कोई इम्प्रूवमेंट आएगी। लेकिन फ़िलहाल ये है कि अल्लाह की रज़ा के आगे हम सोच भी नहीं सकते कि कोई पता भी उसकी रज़ा के बगैर हिल सकता है। तो ये तो ईरान वाला मसला हो गया। दूसरी जानिब आपने किर्गिज़स्तान की तरफ जो इशारा किया, वहाँ ठीक है कि एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि जो अफसोसनाक था, लेकिन वो इंसिडेंट का पता चला, यहाँ तो कोई पता नहीं चला अभी तक। व्हाट इज दिस? देखिए, बुनियादी तौर पे वो मिस्री स्टूडेंट थे जिनका मुकामी लोगों से कोई झगड़ा हुआ था। उस चीज को बढ़ा दिया गया और हमारे स्टूडेंट्स ने वीडियो अपलोड करनी शुरू कर दी, फिर लोगों ने उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। अब देखने वाली बात यह है कि पब्लिक
लोग तो ये समझ रहे थे कि शायद कोई जेट जहाज पाकिस्तान 15 मिनट में भेज देगा और उनको पाकिस्तान पहुंचा देगा। इस किस्म की तवक्कुआत रखना तकरीबन इंसानी तौर पर नामुमकिन था। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि हर इशू को लेकर सियासत शुरू हो जाती है। लोगों ने ऐसे बेसरोपा इल्जामात लगाने शुरू कर दिए कि जी वहाँ लड़कियों के रेप हो गए। खुदा के बंदों को खुदा का खौफ करो। अपने चैनल चलाने के लिए या व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए अब आप सोचें, जिन माओं के बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, जिनकी बेटियां वहां पे आला तालीम के लिए गई हुई हैं, उनके दिलों पे क्या गुजर रही होगी। आप बिला वजह बेसरोपा इल्जामात जो हैं आयद कर रहे हैं, सिर्फ ये कि जी वो व्यूअरशिप मिल जाए हमें। लफ्दी लानत है खुद जी सोच दे होते। तो उसमें यह है कि हकीकत पसंदी का कोई वो एलिमेंट तो हो उसमें। किसी ने भी किर्गिस्तान के इस्लामाबाद में बैठे हुए सफीर का इंटरव्यू नहीं करा, उससे नहीं पूछा हालात वहां क्या है। वो घर के तहखाने में बावर्ची खाने से लोग जो हैं जी वो वीलॉग अपलोड नहीं। अभी मोहतरमा ज़ेबा नाज साहबा के पास कुछ स्टूडेंट के पेरेंट्स आए थे घर पे, तो उन्होंने यही कहा है कि वहाँ पे हुकूमत हमारी कोई इमदाद नहीं कर रही। अब ये जो बच्चे और बच्चियाँ आए हैं ये भी अपने टिकट खरीद के अपने बंदोबस्त के साथ आए हैं। तो अब ये बताएं, ये जो पाकिस्तान में इस वक्त माहौल चल रहा है और इसमें ख़ास तौर पर जो हर तरफ परेशानी है, गंदम खरीदी नहीं जा रही, बेरोज़गारी है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, हर गली में हर मोहल्ले में स्नैचिंग हो रही है, इस बारे में कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की जाए। अभी मेरे प्रोग्राम में आपसे पहले मुजीबुर रहमान शामी साहब मौजूद थे, सुहेल वडाई साहब मौजूद थे, उन सब ने इस पर इत्फाक किया कि मेरी इस बात पर कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। तो मैंने उनमें कहा भी उसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बैठे और चीफ जस्टिस भी बैठे, तो उन्होंने कहा ये नहीं बैठ सकते, बाकी होना चाहिए। आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमारी सियासत में कोई सियासी जमात या कोई भी सियासी रहनुमा अपनी नाक से आगे नहीं देखता। आपके याददाश्त में होगा, ज्यादा तरीन वाकया था कि कश्मीर के इशू पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में पीटीआई नहीं गई थी। अब इसी तरह के वाकयात पहले भी हो चुके हैं कि दो बरादर ममालिक के सरबराहान आते हैं तो अपोजिशन या तो बैठती नहीं है या बाइकआउट कर देती है और उससे एक मनफी तासुर जाता है। इसी तरह के मसाइल यहाँ भी हैं। जिस वक्त कोई हुकूमत में आ जाता है उसके पास जो है किसी भी मसले को दफन करने के दो चार ही तरीके होते हैं। एक कि फलाना मिसाक कर लें आप हमारे साथ, मतलब ये है कि हमारा जो टेन्योर है 5 साल का वो आराम से गुजर जाए। अब असल मसला तो वहीं का वहीं है कि अगर आपने किसी के आदमी बंद किए हुए हैं, किसी को सजा दी हुई है, देना चाह रहे हैं, तो वो तो पहले ये कहेगा कि भाईजान मेरे पाँव खोले तो मैं वहां तक आऊं ना आपके दर दौलत तक। सही बात है। अब आप ये चाहते हैं कि जनाब वो अपना ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हो जाए, बड़ी अच्छी बात है, होनी चाहिए। मगर प्रॉब्लम ये है कि वो जो ये दावा कर रहे हैं कि जी तो हमारा मैंडेट था, हुकूमत में तो हमें होना चाहिए था, वो बैक सीट पे या पिछले बेंचों पे बैठ जाएंगे, उनकी अना को ठेस नहीं पहुंचेगी। अब यही हर दौर में होता आया है कि जो भी हुकूमत में आता है वो कहता है जी अदालतें आजाद हैं, आप वहां चले जाएं। अल्लाह आपको भी पता है कि क़याम पाकिस्तान से कब्ल के मुकदमात भी अभी तक ज़ेर समात हैं और इंसाफ की जो सूरत हाल है वो आपके सामने है कि अगर इंसाफ मिल रहा होता तो वो मुर्तज़ा भुट्टो की शहादत किसी नतीजे में पहुंच गया होता काम। भुट्टो को भी 40 साल के बाद अदालत ने बरी किया, वो भी उस सूरत में कि जिस वक्त उनकी हुकूमतें रही, वो ताकतवर लोग हैं, उनके पीछे पब्लिक की बैकिंग है। तो ये अब दोनों ही पहलू सामने रखने पड़ते हैं। कौमों की जिंदगी में बातचीत और मेल मिलाप, सोशल नेटवर्किंग, वर्किंग रिलेशनशिप, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। लेकिन प्रॉब्लम वहां आती है कि जिस वक्त अब किसी को पहले आप मारें, वो जख्मी हो जाए तो उसको बात कहें कि आप घर तशरीफ लाएं, आपको हम ठंडा पानी पिलाते हैं, और वो कितना कोई दिल वाला बंदा होगा जो आपके घर ठंडा पानी पीने आएगा। अब ये गिव एंड टेक। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा ज़ेबा नाज साहबा। अब इनसे ये मैं पूछता हूँ कि पाकिस्तान में ये जो सियासी रस्साकशी है और कोई उधर को खींच रहा है, कोई उधर, बाकी सारी जमातें इकट्ठी है, आपको उन्होंने दीवार से लगाया हुआ है, लेकिन आप किससे बात करना नहीं चाहते,
एहसान साहब, हमें दीवार के साथ कोई नहीं लगा सकता। हमारी जो पार्टी है वो पूरे 200 से ज्यादा मुकदमात है, आप जेल में कोई हैं, फर्क नहीं पड़ता। और क्या दीवार को लगा? 1000 मुकदमात हो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम इनसे सब पार्टियों से दबंग है। हमें अवाम का जो मैंडेट है उसने मजबूत तरीन कर दिया है, और हम इन 2 जमातों से, 3 जमातें जितनी भी हैं, ये छोटी मोटी जमातें हैं, ये हमारे से बढ़ के नहीं है। पीटीआई वाहद वो जमात है जो भरपूर धड़ल्ले वाली जमात है, और पाकिस्तान में इस जमात को कोई नीचा नहीं दिखा सकता। ये जमात ही इंशाल्लाह पाकिस्तान को चलाएगी। पाकिस्तान का जितना भी निजाम है, कारोबारी हो, सनती हो, काश्तकार हो, जितने भी निजाम होंगे, अब यही बात हम मुकीम साहब आप ये बताएं कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, तो इनके पास हुकूमत क्यों नहीं है? हुकूमत इसलिए नहीं है कि ये मैंने से पूछे जी, अगर वोटिंग सही होती तो आज हम इक़्तिदार में होते। खान साहब जी अब प्लीज जी, मकबूलियत और कबूलियत, हाँ जी, वो जिसे पिया चाहे वही सुहागन, वही, दिस इज द परफेक्ट। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब वो आपने डोली में तो डाल दिया, वो बसना जो है फिर उसके अपने नसीब का है। हाँ, वही हमारी सियासत के साथ हो रहा है, जो हमारी सियासत कि हम डोला भेजते हैं बलूचिस्तान से, दूर दराज इलाकों से, हैं जी, अर्बन सिंध से, वो डोला रास्ते में ही रुक जाता है, पिंडी तक पहुंचता ही नहीं। तो उस सूरत में फिर यही कुछ होना था जो हुआ है। ये सियासत जो है ना पाकिस्तान की, ये अपने स्टाइल में अपने ही अंदाज की एक सियासत है जो दुनिया में कहीं नहीं होगी। और मुकरम साहब, क्योंकि आखिरी मिनट है, मैं आपसे ये इंडिया में जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें क्या ये जो दोबारा आ रहा है अपना ये जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, वज़ीर-ए-आज़म इंडिया मोदी है? बज़ाहिर तो ऐसा ही लग रहा है एहसान साहब। क्यों लग रहा है? जितने वो एनालिसिस हैं, जितने सर्वेस हैं, वो तकरीबन मोदी के हक में हैं। और उसमें उसने जो मैनिपुलेशन की है कि एक तो ऐसी ऐसी बिदतें उसने इजाद की हैं, आप हैरान हो जाएंगे। वो ईडी के नाम से एक उनका इदारा है, नैब की तरह का। अब आप बताएं, उसका जो सबसे बड़ा मुखालिफ था केजरीवाल, जो दिल्ली का चीफ मिनिस्टर भी था, उसको उठा के उन्होंने बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल से उसकी जमानत हुई, तो वो 3-4 दिन पहले निकला है, आखिरी लम्हों में कैंपेन के दौरान। बड़े जितने लीडर थे उनको या तो उसने अरेस्ट किया हुआ है, या उनको इस काबिल ही नहीं छोड़ा कि वो दूसरी रियासतों में जाके कैंपेन चला सके। सही। तो एज सच मोदी को कोई बड़ा डेंट नहीं पड़ा है। अपोजिशन के पास कोई ऐसी प्लेटफॉर्म नहीं था तगड़ा कि जो मुकाबला कर सकता। लेकिन मुकीम साहब, जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन हुए, लोगों ने वोट दिए पीटीआई को, हुकूमत यहां बढ़ गई नून की और पीपल पार्टी की, तो क्या इंडिया में ऐसा नहीं हो सकता? वहां मरकजी सतह पे नहीं होता, लेकिन नीचे रियासतों में यही वारदात चल रही होती है। अच्छा। वो एमएलएस की खरीदारी बिफोर द इलेक्शन, आफ्टर द इलेक्शन एंड ड्यूरिंग द इलेक्शन बुरे तरीके से होती है। अच्छा मुकीम साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि आपने बड़ा अच्छा हमारा साथ दिया आज के मेरे इस प्रोग्राम में। मेरे पैनल के जवाबात और मेरे सवालात, उसका फैसला करना आपने।